उदय कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आपका विशेष स्वागत करता हूँ। हम कल आपको बताए थे रोग के बारे में। रोग होता क्या है? यदि मनुष्य का शरीर में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है उसे उस व्यक्ति को रोग कहते हैं। उस व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न रोग कहा जाता है। रोग दो प्रकार से होता है। पहला आपका जन्मजात और उपार्जित, दूसरा उपार्जित। जैसे नाम से मालूम चल रहा है आपका जन्मजात रोग, नाम से मालूम चल रहा है। जन्मजात मतलब होता है कि जो जन्म से ही हो। इनमें आपका ये जो जन्मजात रोग होते हैं इसमें आपका एक होता है मधुमेह और दूसरा आपका है हीमोफीलिया, जो हमने ऊपर लिखा है हीमोफीलिया। अब ये रोग एक पीढ़ी से, यानी जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता को पहले से ही ये माता हो गई और ये पिता हो गए और दोनों में किसी एक को मधुमेह रोग है तो बच्चे में मधुमेह रोग होने का पूरा चांस रहता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा अनुवांशिक लक्षणों के रूप में बच्चे में आ जाते हैं। इसे ही हम जन्मजात रोग कहते हैं। अर्थात आप इसको जान लीजिए कि वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चला जाता है उसे मधुमेह रोग कहा जाता है। मधुमेह रोग। इसी में आपका एक और है हीमोफीलिया। अब देखिए मधुमेह रोग सबको पता है, इसको बोलते हैं शुगर। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति के शरीर में जो आपका ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात एक और जान लीजिए कि ग्लाइकोजिनेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है तो उसके फलस्वरूप जो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में न बदलकर सीधे ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? रक्त में चला जाता है, यानी कि ब्लड में चला जाता है और जिसके कारण ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति में मधुमेह रोग हो जाता है। उसी प्रकार आपका दूसरा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। यानी कि ऐसा रोग होता है जिसमें जो वाहक होता है, यानी कि जो रोगी होता है वह कलर को डिफेक्ट नहीं कर पाता, उसको सभी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, वर्णांध जो रोगी होते हैं, वे कभी भी एयरफोर्स यानी कि न कभी पायलट बन सकते हैं और न रेलवे के ड्राइवर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रंगों का भेद करना मुश्किल होता है, रंगों का भेद आसानी से नहीं कर पाते हैं। आगे है अगला रोग है आपका उपार्जित रोग। अभी हमने बताया जन्मजात में बताया आपको कि वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी चला जाता है, यानी कि अगर माता पिता में रोग है तो संतान में होने का पूरा चांस रहता है। ऐसे रोगों को हम जन्मजात रोग कहते हैं। अब हम जानेंगे उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होते हैं? जो वाह्य कारकों के कारण वाह्य कारणों से होने वाला रोग। वाह्य कारण मतलब जैसे वाह्य कारण में आप हो जाएगा प्रोटोजोआ, भी हो सकता है, जीवाणु और
विषाणु। यानी कि वाय कारण का मतलब जैसे प्रोटोजोआ हो सकता है, जैसे आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो क्या करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक रोगवाहक प्रोटोजोआ है और इसका एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटोजोआ है। और इससे क्या कौन सा रोग होता है, मलेरिया। इससे मलेरिया रोग, और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, लेकिन इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम कौन करता है, मादा एनोफ्लिज। मादा एनोफ्लिज। मान लीजिए प्रोटोजोआ में क्या है, उपाजित। एक प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग होगा वो उपाजित रोग कहलाएगा, क्योंकि इसको फैलाने में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रोग उत्पन्न करता है और मलेरिया रोग को फैलाने का काम मनुष्य में कौन करता है, मादा एनाफ्लिज। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर मलेरिया फैल रहा है तो मादा एनाफ्लिज उसका वाहक होगा। उसी प्रकार जीवाणु से आपका क्या वायरस हो गया। विषाणु से आपके सामने एक वायरस है ही, इसको आप समझ जाते हैं, कोरोना वायरस या कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब तो रोग हो गए। ये क्या काम करते हैं, इनसे जितने भी रोग होंगे, इन सूक्ष्म जीवों से जितने भी रोग होंगे वे सभी रोग उपाजित रोग कहलाएंगे। और ये सब रोग वायु कारणों से यानी वातावरण में उपस्थित इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। जो बाह्य कारणों से जो रोग उत्पन्न होता है उसे उपाजित रोग हम कहते हैं। आगे हम देखेंगे उपाजित रोग के बारे में हमने बताया। अब हम लोग जानेंगे कि उपाजित रोग दो प्रकार से होता है। एक होता है संक्रामक और दूसरा है आपका असंक्रामक। दूसरा है असंक्रामक। अब हम जानेंगे कि संक्रामक क्या होता है। संक्रामक और असंक्रामक, इसमें हम जानेंगे पहले संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। यानी कि ऐसे जो रोग होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, चाहे वो हवा द्वारा हो, चाहे पानी द्वारा हो, या एक दूसरे को छूने से यह रोग आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे आपका है टीबी, सर्दी जुकाम, मलेरिया, ये रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक। अब देखिए ये टीबी में है, किसी व्यक्ति को टीबी है, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ रहा है, टीबी किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसको बार बार खांसी आती है और साथ साथ खांसी के साथ साथ कभी कभी मुंह से खून और कफ निकलता है जो जमीन में उसको थूक देता है। उसमें जो विषाणु होते हैं वो उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कफ या उसके संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को भी टीबी होने का चांस पूरी तरह से होता है। फिलहाल टीबी का इलाज संभव है। सर्दी जुकाम में है, सर्दी जुकाम भी एक संक्रामक रोग है। अगर किसी व्यक्ति को
सर्दी जुकाम हुआ है तो उस व्यक्ति को अगर छींक आती है तो उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसमें से निकलने वाले वायरस जो होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और वह व्यक्ति भी सर्दी जुकाम से पीड़ित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिसकी स्टेमिना यानी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र काफी मजबूत है उस व्यक्ति को उसके साथ बैठने पर भी सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज्यादा होती है, जिसके कारण अगर यह वायरस उसके अंदर प्रवेश भी करता है तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका वो अच्छा कर लेती है, जिसके कारण उसके अंदर सर्दी जुकाम नहीं हो पाता है। मलेरिया भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब ये तो है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसमें है क्या, ये कहना क्या चाहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है तो उस पे जो मच्छर बाधा या फिर मलेरिया का जो जिस पेशेंट है उसके ऊपर जब अटैक करेगा तो उससे ब्लड को चूसेगा और दूसरे व्यक्ति को जाकर अगर वह काटता है और अपने लार्वा को उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा देगा तो वह व्यक्ति भी मलेरिया का पेशेंट हो सकता है। आगे हम देखेंगे, आगे आपका है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? अभी हमने आपको संक्रामक रोग की समझ परिभाषा का प्रश्न लीजिए कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, चाहे वो हवा द्वारा हो, चाहे एक दूसरे को छूने से या किसी कारण जल के द्वारा, किसी के द्वारा भी अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है तो उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति में जो रोग होगा वह संक्रामक रोग कहलाएगा। अब अगला है आपका असंक्रामक रोग। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है, यानी अगर उस व्यक्ति को कोई रोग है तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वह रोग नहीं हो सकता। जैसे एड्स, AIDS, कैंसर, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है, वैसे भी अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो वह इस बीमारी को दूसरे से छिपाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो लोग उसे बहुत ही हीन भावना से देखते हैं कि या इसने कोई गलत काम किया है जिसके कारण इसको एड्स हुआ है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध बना रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से तभी उसको एड्स हुआ हो। लेकिन एड्स असुरक्षित यौन संबंध के साथ साथ ब्लड, अगर किसी व्यक्ति को बिना टेस्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया है या एक ही सिरिंज का प्रयोग, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है उसको सिरिंज लगाई गई, वही सिरिंज दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाए तो उस व्यक्ति में यह रोग आसानी से फैल जाता है। लेकिन छूने से, साथ रहने से, कपड़ा पहनने से, उसका कपड़ा पहनने से या उसके साथ सोने से उसको एड्स नहीं होता है। इसलिए एड्स क्या है? असंक्रामक रोग है। कैंसर भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है या बहुत ही घातक रोग होता है। कैंसर, देखिए ये जो दोनों रोग हैं, ये दोनों रोग ये कोई रोग नहीं है, ये रोग के कारण है। जैसे मान लीजिए एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। अब कैंसर और एड्स क्यों रोग नहीं है? ये कारण है। कैसे कारण है? एड्स फैलता है आपका HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब ये जो वायरस होता है HIV, ये इसको कई भागों में बांटा जाता है। ये बहुत, इसकी भी लगभग कई स्टेज होती है। अगर ये HIV व्यक्ति के शरीर में फैल गया उसको कैंसर, उसको एड्स हो जाता है। अब एड्स होने का मतलब क्या हो, क्या करता है एड्स? ये एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो गया है और उस व्यक्ति को शुगर रोग पहले से था या उस व्यक्ति को कहीं पर चोट लग गई, घाव हो गया या अन्य कोई बीमारी हो गई, उस व्यक्ति में रोग ठीक होने की जो क्षमता होती है
वो समझ लीजिए अगर पहले एड्स नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति में 100% है, अगर उस व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसमें 10% बचता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता एकदम समाप्त हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे रोग भी क्या करते हैं, मनुष्य के लिए घातक हो जाते हैं और यही रोग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोग बोलते हैं कि उसको एड्स हुआ था। एड्स क्या करता है, आपकी सबसे पहले प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको क्या करता है, समाप्त करता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता में आपको बताया था कि क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स उस पर अटैक करता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और जब ये नष्ट हो जाता है तो आपके छोटे से छोटे रोग भी क्या होते हैं, आपके लिए घातक होते हैं और आपकी मौत का वो कारण बनते हैं। और एड्स में क्या होता है, व्यक्ति का शरीर जो होता है एकदम दुबला पतला होता जाता है, जैसे लगता है कि बस कंकाल बचा हो। ये जब उसकी स्थिति अंतिम स्टेज आता है तो उसका शरीर पूरी तरह सूख जाता है, एकदम जैसे कंकाल की तरह उसकी स्थिति होती है कि उसके ऊपर बस चमड़ी लगी हुई है लेकिन उसमें मांस नाम की कोई चीज होती नहीं है। यानी कि इस व्यक्ति अगर एड्स हुआ है तो वह व्यक्ति की मौत बहुत ही कष्टदायक होती है। वह व्यक्ति अंतिम स्टेज में बिस्तर से हिल नहीं सकता है, बिस्तर पे समझ लीजिए कैसे चिपक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कैंसर भी इसी प्रकार से है, कैंसर भी एक प्रकार का घातक रोग है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 स्टेज होते हैं। एड्स में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज होते हैं। अगर एड्स का पता पहले ही चल गया, वैसे एड्स का पता जल्दी चलता नहीं है, 1-2 टेस्ट करवाने के बाद ही मालूम चलता है। मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है, एड्स हो गया है तो कोई जरूरी नहीं कि तुरंत 10 दिन में 5 दिन में, कभी कभी 10 साल 5-15 साल के बाद भी या 6 साल 7 साल 8 साल और किसी में तो तत्काल ही दिखाई देते, करीब 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद ये इनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार का कैंसर भी 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज बचाया जा सकता है, सेकेंड स्टेज में उसको रोका जा सकता है, जितने पे फैल चुका है उसको रोका जा सकता है। थर्ड स्टेज में वो मृत्यु निश्चित है और जब डॉक्टर बोलता है कि आप अंतिम स्टेज में हैं, इसका मतलब आपकी मृत्यु निश्चित है। और डॉक्टर ये भी बता देता है आपको कि आप 1 से लेकर 5 तारीख तक ही जिएंगे। इसलिए डॉक्टर कभी भी पेशेंट को ये बातें नहीं बताता है कि आप 1 से लेके आज से लेके 5 तारीख को आपकी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ये भी बता देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि आप 1 से लेके यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आप समाप्त हो जाएंगे, तो वह व्यक्ति 1 हफ्ता से पहले यानी कि पर डे वो मरता रहता है। आगे हम देखेंगे, अब हम जानेंगे कि अभी रोग के बारे में बताया, रोग कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बताया। और उसके बाद अब हम जानेंगे विषाणु जनित कुछ रोगों के बारे में, यानी कि विषाणु से होने वाला कुछ रोग। उसमें से पहला है छोटी चेचक, यानी कि विषाणु जनित रोग में पहला आपको बताना है छोटी चेचक, इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। ये अक्सर जो है सामान्यतः नवजात शिशु नवजात शिशु में होता है। यानी कि अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में ये छोटी माता या छोटी चेचक होने की पूरी संभावना रहती है। पहले क्या होता था, जब तक इसका टीका नहीं आया था तब तक ये एक महामारी रोग की तरह पूरे गांव में शहरों में फैलती थी और जिसके कारण कई छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी।
लेकिन जब चेचक का टीका आ गया तो जो शिशु की मृत्यु दर है उसमें कमी आ गई। इसके लक्षण क्या क्या है? तो शरीर पे, पूरे चेहरे पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, और व्यक्ति को तेज बुखार आ जाता है, यानी कि शिशु को बहुत तेज बुखार आएगा। बुखार के साथ साथ उसके शरीर में जलन महसूस होती है, और अगर इसका समय से इलाज नहीं कराया जाता है, अगर समय से इसका इलाज नहीं हुआ या टीका नहीं लग पाया तो शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इसको रोकने के लिए सबसे पहला चेचक का टीका लगना ही लगना, साथ ही साथ साफ सफाई, बच्चे की जो कपड़े हैं जिसपे लेटता है बिस्तर से लेके हर एक चीज, हर प्रतिदिन चादर को साफ सुथरा करें और शिशु के कपड़ों को हमेशा बदलते रहें समय समय पर, जिसके कारण यह रोग आसानी से चला जाएगा। आगे हम देखेंगे बड़ी माता चेचक, इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। यह भी सामान्यतः छोटे बच्चों में ही होने वाला रोग है। इसमें भी लक्षण वही हैं जो छोटी चेचक के लक्षण होते हैं, उसमें भी यही लक्षण होते हैं। शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, तेज बुखार आता है, और अगर समय पर इलाज ना हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अगर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार नहीं किया होता तो काफी बच्चे, काफी संख्या में शिशु और छोटे बच्चे मारे जाते। और एडवर्ड जेनर ने जब टीके का आविष्कार कर दिया, पहले देखिए चेचक क्या होता था। चेचक एक महामारी के रूप में होता था। बहुत पहले, आज के करीब 60-70 साल पहले, मान लीजिए 60 से 70 साल पहले, अगर यह रोग फैलता था, लोग जो अंधविश्वास में रहते थे वो बोलते थे कि माता का प्रकोप है, उसके चलते गांव के गांव साफ हो जाते थे। ये महामारी बहुत तेजी से फैलती थी एक गांव से दूसरे गांव। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका संक्रामक रोग है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अगर एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति में होने का पूरा चांस रहता है। अगर गांव में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति को हो गया तो धीरे धीरे करके पूरा गांव उसकी लपेट में आ जाता था, और साथ ही साथ उसके आसपास के जो गांव भी थे वो भी चले जाते थे, जिसके कारण पूरा महामारी का रूप ले लेती थी और कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे। जिस प्रकार से अभी आपके सामने जीता जाता सबूत है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस क्या कर रहा है? करोड़ों लोगों की जान ले चुका है, अभी तक करोड़ों लोगों की जान ले चुका है। उसी प्रकार चेचक भी पहले काम करता था। इसका टीका तैयार होने के बाद इस महामारी को रोक दिया गया, क्योंकि टीका लगाने से किसी व्यक्ति में एक बार टीका लग गया तो उसमें चेचक कभी नहीं होता है। टीके का काम नहीं होता है। टीका अगर व्यक्ति में लग गया तो वो उसकी प्रतिरोधक, जो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि किसी व्यक्ति में जो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो जो टीका होता है, टीका वो उसको क्या करता है? बरकरार रखता है, यानी कि हमेशा बनाए रखता है। अगर उस रोग से संबंधित व्यक्ति को टीका लग चुका है तो उस व्यक्ति में अगर कभी रोग हो भी रहा है तो जो टीका लगा है वो उस रोग को वहीं पर रोक देगा या समाप्त कर देगा, जिससे व्यक्ति उस रोग से बच जाए। और इसको आप पूरा, जो भी इसमें आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।